राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत में अब तक दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, बल सिद्धांत, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत का जो वीडियो था वो हो चुका है। आज है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता, अनुबंध या संविदा सिद्धांत जो है, इसके प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। पहले प्रतिपादक थे इसके सोफिस्ट विचारक। सोफिस्ट जो विचारक हैं उनका कथन क्या था सोफिस्टों का? राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य का निर्माण मनुष्यों ने आपस में मिलकर किया है। आधुनिक काल में सिद्धांत का प्रतिपादक रिचर्ड हुकर ने किया है। आधुनिक काल में अगर देखें, रिचर्ड हुकर ने किया है, जबकि सैम्फेनडॉर्फ, सिम्पनोजा और ग्रोसर इसका समर्थन किए हैं। तो आइए, प्रतिपादक अगर देखें तो पहले सोफिस्ट, जबकि भारतीय प्रतिपादक कौटिल्य, नए ढंग की व्याख्या राल्स महोदय ने किया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक 17वीं और 18वीं शताब्दी में हॉब्स, लॉक, रूसो ने किया। इसका प्रतिपादक दैवीय उत्पत्ति का खंडन करके किया गया। यह सिद्धांत सबसे विवादित सिद्धांत रहा है। इसकी मूल मान्यता निम्नलिखित है। लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। इस तरह राज्य क्या है? कृत्रिम है। लोगों ने क्या किया? आपस में जो है इसे समझौता करके बनाया, इसलिए क्या है? कृत्रिम है। राज्य मानवकृत संस्था है। अतः राज्य जनसंख्या पर आधारित है। जनसंख्या पर आधारित राज्य की प्रजातांत्रिक राज्य कहते हैं। अतः इस सिद्धांत की हम प्रजातांत्रिक सिद्धांत कह सकते हैं। इसी सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए हॉब्स, लॉक और रूसो ने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था को आधार बनाया। प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जब समाज और राज्य का विकास नहीं हुआ था, अर्थात यह पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। हॉब्स का कहना है कि मनुष्य जो है स्वभाव से झगड़ालू और डरपोक होता है। अतः राज्य और समाज का निर्माण के पूर्व जिस प्राकृतिक अवस्था में रहा था वह युद्ध की अवस्था थी। तो हॉब्स का यहाँ पे देखिए कथन क्या है कि मनुष्य का स्वभाव झगड़ालू और डरपोक होता है, और राज्य और समाज के निर्माण के पूर्व जिस प्राकृतिक अवस्था में रहा होगा वह युद्ध की अवस्था थी। तो निरंतर युद्ध के कारण मनुष्य अपनी आत्मरक्षा को लेकर भय व्याप्त हो गया था। इसी भय के कारण मनुष्य ने आपस में समझौता किया, समझौता करके राज्य का निर्माण किया। यह एक निरंकुश राज्य था जिसमें कि शक्ति और सुरक्षा की स्थापना हो सके। ये हॉब्स महोदय का कथन है। अब देखिए जॉन लॉक महोदय का। जॉन लॉक मानव स्वभाव को जो बताते हैं सहयोगी और सहिष्णु। तो जॉन लॉक महोदय कहते हैं कि मानव स्वभाव को सहयोगी और सहिष्णु मानते हैं, जबकि हॉब्स ने क्या माना था? डरपोक और झगड़ालू। अतः मनुष्य राज्य और समाज के निर्माण के जिस प्राकृतिक अवस्था में रहा होगा वह सहयोग और आनंद की अवस्था थी। किसकी? सहयोग और आनंद की। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं उत्पन्न हो गई। असुविधा भी मनमानी व्याख्या के कारण मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार, जन्मजात अधिकार रक्षा नहीं हो पा रही थी। इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए मनुष्य ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया। सहिष्णुता का अर्थ सबकी सुनने वाला। यह राज्य हॉब्स की तरह निरंकुश राजतंत्र नहीं था, सीमित राजतंत्र था, प्रजातंत्र था। रूसो का कहना है कि मनुष्य स्वभाव से सभ्य बर्बर होता है, अर्थात भोला और अज्ञानी होता है। अतः समाज राज्य निर्माण से पहले मनुष्य जिस प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था वह आनंद एवं आत्मनिर्भर की अवस्था थी। मनुष्य प्रकृति की रमणीयवादियों में स्वतंत्रतापूर्व विचलन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, प्रकृति के संसाधन अपर्याप्त होने लगे। अतः प्राकृतिक अवस्था की आत्मनिर्भरता नष्ट हो गई और संसाधनों के लिए छीना-झपटी होने लगी, और ऐसे में बलशाली लोगों ने आम व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया। इसलिए मनुष्य ने आपसी समझौता करके समान इच्छा पर आधारित ऐसे राज्य का निर्माण किया जिससे प्राकृतिक अवस्था जैसी स्वतंत्रता और निर्भरता। और वहीं रूसो महोदय ने क्या कहा? रूसो ने इसी समान इच्छा को राज्य कहा। रूसो महोदय समान इच्छा को ही राज्य कहते हैं। यह समान इच्छा पर आधारित राज्य प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर समान कल्याण की भावना के आधार पर अपने लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। यही समान कल्याण को समान भावना ही समान इच्छा कहते हैं। ये रूसो महोदय ने कहा है सामाजिक समझौता सिद्धांत के अपनी कथन ने। समान इच्छा को राज्य कहा है रूसो महोदय ने। आलोचना। समझौता सिद्धांत के कई आधारों पर आलोचना की जाती है। ऐतिहासिक आधार पर इतिहास में कहीं भी
अवस्था और समझौता का प्रमाण नहीं मिलता है इतिहास की दृष्टि से। कानूनी आधार पर समझौता करते समय कोई कानून नहीं था अथवा समझौता वैध नहीं था हो सकता। तो ऐतिहासिक और कानूनी दोनों दृष्टि से समझौता सिद्धांत की आलोचना होती है। ग्रीन महोदय भी कहते हैं कि नागरिक समाज का निर्माण करने वाली संविधा तब तक वैध नहीं हो सकती जब तक उसमें कानून की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। दार्शनिक आधार पर देखिए, राज्य का निर्माण करने वाला समझौता ऐच्छिक होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि राज्य की सदस्यता क्या होती है, अनिवार्य होती है। दार्शनिक आधार पर राज्य की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है। राज्य का निर्माण करने वाला एक सामाजिक समझौता होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि राज्य की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्यता होती है, यानी अनिवार्य होता है। शायद इसीलिए ड्यूबी भी कहते हैं कि समझौता सिद्धांत तर्क से कभी ना साबित होने वाला संकल्पना है। बर्क भी कहते हैं कि राज्य कहवा और मिर्च जैसे व्यापार की साझेदारी नहीं है कि उसमें जब चाहा शामिल हो जाएं, जब चाहा अलग हो जाएं। यह संपूर्ण कलाओं एवं संपूर्ण विज्ञानों की साझेदारी है और संपूर्ण जीवन की साझेदारी है। बर्क महोदय कहते हैं कि ये कहवा मिर्च का व्यापार नहीं है कि जब चाहा शामिल हो जाए और जब चाहा अलग हो जाए। निष्कर्ष है कि वास्तव में सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत ही नहीं, या राज्य का औचित्य का सिद्धांत है। यह हमें बताता है कि हम राजनीतिक बंधन में क्यों बंधते हैं, यह हमें बताता है कि राजज्ञा का पालन क्यों करते हैं। तो इस सिद्धांत के माध्यम से हाब्स महोदय ने किसकी स्थापना किया है? निरकुंश राजतंत्र का। निरकुंश राजतंत्र की स्थापना हाब्स महोदय ने किया है, जबकि लाक महोदय ने सीमित राजतंत्र की स्थापना किया है और रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है। तो यहाँ पे तीनों ने तीन मिल काम किया, जहाँ हाब्स ने निरकुंश राजतंत्र, लॉक ने सीमित राजतंत्र, जबकि रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया। साथ ही साथ औचित्य भी साबित किए। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या सही है, अगर इसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रमुख बिंदु क्या है? अगर एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब है राज्य के औचित्य का सिद्धांत, ये राइट हो जाएगा। दूसरा, ऐतिहासिक उत्पत्ति का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, क्रमिक का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? गार्नर, बर्गेस, मैकाइवर जैसे विचारक हैं ऐतिहासिक उत्पत्ति के सिद्धांत के। तो विकासवादी सिद्धांत या इसी को क्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। गार्नर, वर्गेस, मैकाइवर जैसे सभी आधुनिक विचारक इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ना तो ईश्वर ने किया है और ना ही मनुष्यों ने, ना ही बल का परिणाम है, बल्कि राज्य इतिहास का फल है। इतिहास का फल है राज्य। ऐतिहासिक उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार जो इसके प्रतिपादक हैं गार्नर, बर्गेस और मैकाइवर। ऐतिहासिक उत्पत्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या कर्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार राज्य का निर्माण ना तो ईश्वर ने किया, ना मनुष्य ने किया, ना बल का परिणाम है, बल्कि ये क्या है? राज्य जो है इतिहास का फल है। गार्नर लिखते भी हैं कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, राज्य के विकास में कई कारकों ने भूमिका निभाई है। रक्त संबंध, मैकाइवर कहते हैं कि रक्त संबंध परिवार बनाता है, परिवार से समाज का विकास होता है और समाज से राज्य का विकास होता है, जिसमें मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक दोनों शामिल होती है। तो जहाँ गार्नर महोदय कहते हैं कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, राज्य का विकास में कई कारकों ने भूमिका निभाई है, वहीं रक्त संबंध पे मैकाइवर महोदय कहते हैं कि रक्त संबंध परिवार बनाता है, परिवार से समाज का विकास होता है और समाज से राज्य का विकास होता है, जिसमें मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल क्या क्या हैं? धर्म, बल, सामाजिक प्रवृत्ति, सामाजिक चेतना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, राजनीतिक चेतना। इसका मतलब अपने हित अहित की चेतना ही राजनीतिक चेतना कहलाती है। राजनीतिक चेतना का मतलब अपने हित और अहित का ध्यान देना। उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य के विकास में किसी एक कारक की भूमिका नहीं है, बल्कि ये सम्मिलित प्रभाव हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया। उपरोक्त सभी कारकों का योगदान है। यही कारण है कि विकासवादी सिद्धांत में राज्य के उत्पत्ति के सभी सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं, इसीलिए इसे सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रामाणिक सिद्धांत भी माना जाता है और सबसे अधिक इसी को मान्यता भी प्रदान किया गया है।
राज्य की उत्पत्ति का अब आर्थिक सिद्धांत देखिए, ये मार्क्सवादी सिद्धांत भी है जिसे का प्रतिपादक एंगल्स और मार्क्सवाद ने किया है, मार्क्सवादी ने। तो राज्य की उत्पत्ति का आर्थिक सिद्धांत, एंगल्स की पुस्तक थी फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इनमें मान्यताएं क्या है? एंगल्स का कहना है कि राज्य ना तो दैवीय उत्पत्ति का परिणाम है और ना ही बल का परिणाम है, ना ही इसकी उत्पत्ति समझौता से हुआ है, ना ही राज्य के विकास की एक निश्चित अवस्था की देन है। यह निश्चित अवस्था निजी संपत्ति का विकास है। निजी संपत्ति के कारण समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, एक प्रभुत्वशाली या जिसे बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, दूसरा पराधीन या जिसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो ये जो उनका कथन है कि दो वर्ग में बढ़ जाता है, ये निजी संपत्ति का विकास है। राज्य निजी संपत्ति का दो वर्ग में बटा है समाज, एक प्रभुत्वशाली या जिसे बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, दूसरा पराधीन या सर्वहारा वर्ग कहते हैं। किसके अनुसार? एंगल्स के अनुसार। इनकी पुस्तक क्या थी? फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। निजी संपत्ति क्या है? प्रभुत्वशाली बल वह होता है जिसके पास निजी संपत्ति होती है, पराधीन वर्ग के पास कुछ नहीं होता। प्रभुत्वशाली बल पराधीन वर्ग का शोषण करता रहता है, जिससे एक वर्ग संघर्ष छिड़ जाता है। इसी वर्ग संघर्ष से प्रभुत्वशाली बल को नुकसान हो जा सकता है, इसलिए वह बल वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए बुर्जुआ राज का निर्माण करता है। यह राज सर्वहारा वर्ग के पराधीन वर्ग का शोषण करता है। जो बुर्जुआ होता है वो सर्वहारा का शोषण करता है तथा बुर्जुआ राज बुर्जुआ वर्ग का ही पोषण करता है। इस तरह एंगल्स के अनुसार समाज की एक निश्चित अवस्था की उपज है। निश्चित अवस्था निर्माण संपत्ति है। राज्य भी निजी संपत्ति का ही परिणाम है। राज्य निजी संपत्ति का परिणाम है, ये कथन है किनका? एंगल्स महोदय का। राज्य कभी समाप्त न होने वाला वर्ग संघर्ष का परिणाम है। तो जो बुर्जुआ वर्ग होता है उसका पोषण भी किसका करता है? बुर्जुआ का ही करता है, ना कि सर्वहारा का करेगा। अकॉर्डिंग टू लेनिन, राज्य सर्वहारा के शोषण का यंत्र है और बुर्जुआ के पोषण के कारली है। राज्य सर्वहारा का शोषण का यंत्र है जबकि बुर्जुआ के पोषण की एक कारली है। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्ग व्यवस्था है। मार्क्सवादी क्या मानते हैं? राज्य को एक वर्ग व्यवस्था मानते हैं जिसमें निजी संपत्ति होगा, प्रभुत्वशाली वर्ग होंगे, प्रभुत्वशाली वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहेंगे, जबकि पराधीन वर्ग जो होगा उस सर्वहारा कहलाएगा। अब इनमें क्या चलेगा? वर्ग संघर्ष। इनमें चलेगा तीनों में वर्ग संघर्ष। फिर देखेंगे पोषण, बुर्जुआ किसका पोषण करेगा? बुर्जुआ राज का करेगा। बुर्जुआ जब रहेगा तो पोषण भी करेगा बुर्जुआ राज का, और शोषण किसका होगा? सर्वहारा का। राज्य के विकास का क्रम क्या था? कबीला राज्य या प्राच्य साम्राज्य, फिर नगर राज्य बना जिसे यूनानी पोलिस राज्य कहते हैं, रोमन साम्राज्य बना जो रोम, सामंती राज्य जो जमींदारी, आधुनिक राष्ट्र या राज्य। ये राज्य के विकास का क्रम है। वास्तविक तो नगर राज्य से मानी जाती थी, जिसे नगर राज्य या पुलिस कहा जाता था। राज्य सबसे पहले कबीला राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन राज्य की सही शुरुआत नगर राज्य से ही मानी जाती है। राज्य की सही शुरुआत किससे मानी जाती है? नगर राज्य से ही मानी जाती है। इस नगर राज्य को यूनान पुलिस कहा जाता था। इसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू था। नगर राज्यों में रोम शक्तिशाली होकर उभरा। उसने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया। रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी देन है कि सार्वभौमिक कानून, विश्व बंधुत्व और एकता थी। तो जो रोमन साम्राज्य है, नगर राज्यों में जो रोम शक्ति, उसकी सबसे बड़ी देन है कि सार्वभौमिक कानून। कौन सी कानून? सार्वभौमिक कानून, विश्व बंधुत्व और एकता थी। रोमन साम्राज्य टूटने के बाद सामंती राज्य स्थापित हुए। इस दौरान यूरोप में पुनः जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति भी हुआ। इन्हीं घटनाओं के चलते आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य के उदय के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी: पुनः जागरण, परिस्थिति, शक्ति और एकता की चाहत, मैकियावेली और बोधा जैसे विचारकों का योगदान। मैकियावेली ने जहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किया, मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग किया, बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति हुआ, फिर मानवतावाद हुआ। तो ये पुनः जागरण, परिस्थिति, शक्ति और एकता की चाहत, मैकियावेली, बोधा जैसे विचारक का आना। मैकियावेली ने तो राज्य शब्द का प्रयोग किया, जबकि बोधा ने संप्रभुता, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति हुआ, फिर मानवतावाद। अब देखेंगे राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।